Dear students, welcome all of you to our channel Oasis classes. I hope that you have been enjoying the classes which are being given on the regular interval. Today's class is about two different chapters of your book Flamingo section, and let me clarify, these two chapters are for the students of CBSE section and JAC board sections, not for the BSEB boards, not for the Bihar board. So all the students who are studying in class 12 from CBSE board and from JAC board, they must try to understand whatever is being told. वो सारे बच्चे जो CBSE के हैं और JAC बोर्ड के हैं, क्लास 12 से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये दोनों चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं इससे पहले कि आपको ये चैप्टर शुरू करूं, एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि देखो, सबसे बेहतरीन तरीका है पढ़ाई का कि आप पंक्तिबद्ध यानी लाइन बाय लाइन आप उसको स्टडी करो और उसके सारे वर्ड्स को, सारे सेंटेंस के भाव को समझो। सबसे बेहतर तरीका है, उससे आप ज्ञानार्जन करते हो। लेकिन जब समय कम हो और हमें उस चैप्टर का एक अद्यतन नॉलेज भी चाहिए, एक अच्छा खासा नॉलेज भी हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारी ऑब्जेक्टिव्स MCQ हम सॉल्व कर पाएं या फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से डील कर पाएं, तो उसके लिए हमको उस चैप्टर को शॉर्ट में समझना जरूरी है। इसलिए ये वन शॉर्ट वीडियो हो रहा है दो अलग अलग चैप्टर्स का, द लास्ट लेसन और लास्ट स्प्रिंग का, जिसको आपने पहले भी अध्ययन किया है। लेकिन चूंकि आपको अन्य बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन चैप्टर्स की मेमोरी आपके दिमाग से फिसलने लगती है। तो ये मैं मानता हूं, इसमें आपका कहीं कोई दोष नहीं है, स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। तो चलो हम लोग अपने समय को ना जाया करें और स्टार्ट कर दे अपने चैप्टर्स को। द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन हैज बीन रिटन बाय अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। द कंप्लीट स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ बॉय हुज नेम इज फ्रेंच। ये पूरी कहानी एक बच्चे के आसपास घूमती है जिसका नाम फ्रेंच है। लेखक लिखते हैं कि फ्रेंच को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि रहती नहीं, ही डजंट लाइक टू गो टू स्कूल। और इसके दो कारण हो सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना दिखती है। एक तो ही नेवर एंजॉयड द ग्रामर ऑफ फ्रेंच, उसको कभी भी फ्रेंच का ग्रामर अच्छा नहीं लगता था। ऐसे भी ग्रामर कोई भी भाषा की हो, आप हिंदी के भी छात्र हो तो आपको संधि, समास और विग्रह करना थोड़ी सी कठिनाई वाली लगती है। वहीं प्रेमचंद की कहानियां, रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं, ये आपको बड़ा ही सरल और सुग्राह्य लगता है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो ग्रामर तो हमेशा से थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन है ही, लेकिन आपके ज्ञान को भी परिलक्षित करता है। इट रिफ्लेक्ट्स योर रियल knowledge of that particular subject. That's why I always suggest all my students to take a keen interest in understanding the grammar properly. If you want to be good at English, अगर आप इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हो तो ग्रामर तो आपको पढ़ना ही होगा। ग्रामर को अगर माइनस कर दिया और तो फिर आप इंग्लिश में बहुत कुछ कर नहीं सकते हो, और आगे भी जाकर के ग्रामर तो आपको परेशान करता ही है। खैर छोड़ो, उन सब चीजों की चर्चा ने। वी हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द लास्ट लेसन। जैसा हमने कहा आपको कि ये चैप्टर एक बच्चे के आसपास घूमता है जिसका नाम फ्रेंच है। फ्रेंच को स्कूल जाना पसंद नहीं है। फ्रेंच को स्कूल जाने के स्थान पर क्या करना पसंद है? जो प्रशियन सोल्जर्स होते हैं। अब कहोगे जी प्रशियन कौन है सर? जर्मनी के पुराने नामों में से आपने नाम सुना होगा बिस्मार्क का। ही हैड यूनिफाइड ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड प्रसा। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और प्रसा का एकीकरण, इसलिए उनको ही इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ जर्मनी, इसलिए उसको हम लोग जर्मनी का लौह पुरुष भी कहते हैं बिस्मार्क को। उसमें वो प्रसा के नाम से भी विख्यात था। लेकिन एक खूबी है, मैं इसके थोड़े से इतिहास में जाना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के मैंने रुचि भी रखते होंगे कि जर्मनी की राजधानी शुरू से ही बर्लिन रही है। जैसे अपने देश की राजधानी शुरू से ही न्यू दिल्ली रही है। लगभग कुछ एक अरसे के लिए कुछ बदलाव हुआ, लेकिन इतिहास गवाह है कि हमारे देश की राजधानी लगभग 99% हिस्सों में वो दिल्ली ही रहा। उसी तरह बर्लिन जर्मनी की राजधानी रही। एक वक्त था जब जर्मनी दो हिस्से में बट गया था, तब
ईस्ट जर्मनी यानी पूर्वी जर्मनी की राजधानी बॉन थी और पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी। जब इसका एकीकरण हुआ, अभी भी राजधानी बर्लिन ही है। तो खैर, तो प्रसा के सैनिक यानी समझ लीजिएगा कहाँ के सैनिक, जर्मनी के। तो जर्मनी के सैनिकों की जो ड्रिलिंग होती थी, मार्च पास्ट वगैरह होता, मैदानों में खेलना, चिड़ियों के अंडे को चुनना, स्लाइडर्स पर स्लाइड करना यानी फिसलना, इन सब चीजों में उसे ज्यादा रुचि आती थी बनस्पत पढ़ाई कर। आज उसको कहा गया था पार्टिसिपल्स तैयार करके, उसने तैयारी की ही नहीं थी। हड़बड़ी में स्कूल जा रहा था, स्कूल जाने में भी उसे विलंब हो रही थी। उसी क्रम में उसने क्या देखा कि टाउन हॉल के आगे बड़ी भारी भीड़ है। उसको समझते देर नहीं लगी कि स्वाभाविक रूप से जो भीड़ है वो कोई सुखद समाचार को लेकर के नहीं है, क्योंकि लगातार फ्रांस युद्ध में हारा, माने अलग अलग क्षेत्रों में उसकी हार हो रही थी फ्रांस की। उसने सोचा इसी तरह की कोई हार उर वाली बात होगी, कोई समाचार होगा, इसके लिए लोग भीड़ लगाए हुए। खैर, वो आगे वहां से बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो वॉस्टर नाम का एक ब्लैक स्मिथ है यानी लोहार है। अच्छा, एक बात मैं कह रहा हूं, यहाँ पर की पॉइंट्स मैंने डाल दिए हैं। ये की पॉइंट्स आपकी बड़ी मदद करेंगे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में, एमसीक्यू सब में, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में। आप इन की पॉइंट्स को खाली देख करके समझते रहिएगा और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वॉस्टर क्या करता है, उसको टोकता है कि यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू गो टू स्कूल, तुम्हारे पास ढेर सारा समय है, कहाँ जाने का, स्कूल। एक तरह का ये सटायर है, एक व्यंग है। कुछ बच्चे इतने बदमाश होते हैं और अपने बदमाश के लिए इतने कुख्यात होते हैं, विख्यात नहीं, विख्यात अच्छा काम के लिए होता है, जिसको हम लोग फेमस कहते हैं। कुख्यात यानी कि अपने बुरे कर्मों से जो बड़ा प्रसिद्ध हो जाए, उसको हम लोग अंग्रेजी में नोटोरियस कहते हैं। तो कुछ बच्चे इतने बदमाश होते हैं अपने खुराफातों के चलते, तो उनको देख देख करके, तो आप में से भी कुछ लोग ऐसे खुराफाती हो गए जो स्कूल वगैरह नहीं जाना चाहते होगे, तो कोई टोक देता होगा, कोई चाचा, कोई रिलेटिव्स, कोई जान पहचान वाला, अरे कायल जगह स्कूल ज्यादा पढ़ लिख करके क्या करेगा, बिना पढ़े लिखे भी बहुत पैसा कमाए। यानी कि आप समझ जाओ वो आप पर व्यंग कर रहे हैं। उसी तरह वास्टर उस पर व्यंग करता है कि तुम्हारे पास काफी टाइम बचा हुआ है, तुम आराम से स्कूल जा सकते हो। वो समझ जाता है तो मेरा मजाक उड़ा है। हड़बड़ी में वो स्कूल जाता है। स्कूल में एक अनोखी खामोशी वह देखता है, और खामोशी को देख करके वो आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि उसके स्कूल में वैसी खामोशी कभी उसने देखी ही नहीं थी। या तो बच्चे आते, अपने डेस्क को उठाते, पटकते, एक सुर में पहाड़ा पढ़ते, हाँ, या अन्य कुछ एक्टिविटीज करते, जिसके चलते सर एम हैमल के कंधे के नीचे, कांख के नीचे, हाँ, हमेशा एक ये रूलर लगा रहता था, और उस रूलर को वो हमेशा पटकते रहते थे। तो उनके रूलर की आवाज, बच्चों के पढ़ने की आवाज, या डेस्क के उठाने रखने, ये सारे जो आवाज हुआ करते थे, ये सारे आवाज मिलकर के शोर पैदा किया। हो सकता है इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों, और वो एक क्वेश्चन ये रहेगा कि ये सारे जो शोर हुआ करते थे वो किसकी वजह से या क्या क्यों हुआ करते थे। तो 3 वजह मैंने बताए, बच्चों के क्लासरूम में घुसने की, डेस्क उठाने की, एक सुर में पहाड़ा पढ़ने की, या अपने लेसन्स को पढ़ने की, और सर के बीच बीच में उनको शांत करने के लिए जो रूलर पटकने की, ये सारे आवाज मिलकर के भयंकर शोर पैदा करते। लेकिन आज उसने देखा कि वहां पर जरा सा भी कोई शोर शराबा नहीं थी। वो आश्चर्यचकित था, वो आगे बढ़ा जा रहा था। उसने ये भी देखा, उसके 2 एंट्रेंस थे, तो उसने ये देखा कि खिड़कियां खुली हुई थी, तो उसने खिड़कियों से देखा कि सारे बच्चे क्लासरूम में ही थे। तो कहा सारे बच्चे क्लासरूम में हैं, लेकिन फिर भी खामोशी, आश्चर्यजनक बात है। वो कपकपाते कदमों के साथ एम हैमल के माने क्लासरूम में एंटर होने के लिए उसने अनुमति मांगी एम हैमल से। समझ लो एम हैमल बहुत ही सख्त टीचर थे। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे शिक्षक मिले होंगे जो इतने सख्त थे, इतने प्रोफेशनल रहे होंगे, कि जिनको देख करके कभी कभी आपको भी लगता होगा कि ये अजीब से सर है। उस समय बड़े बुरे, देखो ऐसे शिक्षक ना हम लोगों को पढ़ाई के समय बड़े बुरे लगते हैं, लेकिन जब हम क्लास को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं ना, तब हमें जिंदगी के कभी किसी पड़ाव पर, किसी मोड़ पर एहसास होती है कि हमारे जो मैथ वाले सर थे इतना पीटते थे, लेकिन आज उसकी पिटाई ने मुझे मैथ में सॉलिड कर दिया है। तो हम उनके प्रति आदर भाव से भर जाते हैं। ठीक इसी तरह के शिक्षक कौन थे? एम हैमल। एम हैमल मतलब समझ लो कि एम हैमल बच्चों के लिए यमराज था और स्कूल श्मशान हो जाया करता था। इतना मुश्किल था, इतना कठिन था।
आपके भी कुछ शिक्षक ऐसे मिले होंगे जो कि बड़ा प्रोफेशनल है, एकदम हर दिन स्कूल आएंगे, कभी भी स्कूल मैंने अब्सेंट नहीं रहेंगे, और सख्त होमवर्क चेक करना है या जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह है वो सब बड़ा टाइटली अति करते होंगे। आपको भी लगता होगा सब सर बीमार पड़ते हैं, इन्हीं को कुछ नहीं होता है, यही कभी छुट्टी नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। तो एम हेमल साहब भी ऐसे ही थे। उसने एम हेमल को देखा, ये सारी चीजें बड़ी सरप्राइजिंग लग रही थी। अब एक शायद लंबा क्वेश्चन यहां से आ सकता है, व्हाट वर द अनयूजुअल थिंग्स दैट ही ऑब्जर्व्ड दैट डे इन हिज स्कूल। उस दिन फ्रेंच ने अपने स्कूल में क्या अनोखा देखा, क्या क्या अनोखी अनोखी चीजें देखी। तो देखते हैं क्या क्या अनोखी चीजें उसने देखी। तो उसने देखा स्कूल्स खामोश, सर का व्यवहार भी बदला हुआ। जब वो गया तो उसने देखा सर ने बड़ा प्यार से उससे बात की, बहुत ही क्या कहा, फ्रेंच वी वर वेटिंग फॉर यू, वी हैव येट नॉट स्टार्टेड द स्टडी। उसने कहा कि फ्रेंच हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अभी तक भी हम लोगों ने इंतजार अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की। उसको लगा, आपने देखा होगा हम हिंदुओं में जब बलि का बकरा दिया जाता है तो बकरे को बड़ा सिंदूर उंदूर पहना दिया जाता है ना, बहुत सजाया जाता है, उस स्केप गॉट कहते हैं। तो इसको लगा कि मैं भी कहीं कोई बलि का बकरा इतना प्यार से सर बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लगता है ज्यादा पिटेंगे। खैर वो डरते कांपते कदमों के साथ जाता और पीछे जाकर के बैठता है। बहुत देर तक तो मुंडी नहीं उठाई उसने। उसको ये लगा कि कहीं सिर को उठा लूं तो सर को अगर याद पड़ जाए कि नहीं इसको मारना छोड़ दिए थे तो कहीं मारना न लगे, तो फिर वो चुपचाप खामोश होकर के सिर को नीचे करके बैठा हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर उसने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट ऑलमोस्ट ऑल द विलेजर्स हु यूज्ड टू go over there, who used to go to that school, were present in that day। कि उसने ये गौर किया कि जितने सारे गांव वाले लगभग आया करते थे पढ़ने के लिए, बुजुर्ग लोग हैं। मैंने चूंकि देखो, अंग्रेजी अगर स्पोकन करनी है आपको तो उम्र का कोई मायने रखता है। ग्रामर सीखनी है, नरेशन वॉइस को बीए वाला भी सीख सकता है, 8 वाला भी सीख सकता है। तो लिटरेचर सेक्शन ही एक ऐसा होता है, खास करके ग्रामर वाला हिस्सा, जिसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। तो वहां बहुत सारे लोग फ्रेंच सीखने आते थे, तो बड़े बुजुर्ग भी थे, लेकिन हमेशा नहीं आते थे, बहुत गंभीर नहीं रहते थे। आज लेकिन सब लोग थे। उसने ये देखा, उसके दिमाग पर ऐसा लग रहा था एक एक करके बम पटका जा रहा है। स्कूल में शांति, सर का व्यवहार एकदम, ही वॉज कूल एंड काम लाइक कुकुम्बर, एकदम खीरे की तरह एकदम ठंडा। गांव वालों की उपस्थिति, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, द लास्ट तो वही था गांव वालों की उपस्थिति। उसके पहले की जो उसने एक और चीज गौर किया कि सर ने एक ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, झालरदार शर्ट डाली हुई थी, और एक काले कलर का कैप हैट पहना हुआ था, गोल वाला जो होता है सिल्क का। तो उसको ये लगा कि ये सारे जो पहनावे हैं सर के, ये ओकेजनली, ये खास खास अवसरों पर सर पहनते हैं, प्राइज डेज हुआ, इंस्पेक्शन डेज हुआ, इन सब मौकों पर पढ़ते। आज तो कुछ है नहीं, क्योंकि अगर होता कुछ तो हमें पहले से इंफॉर्मेशन होती। उसको ये आश्चर्य हो रहा था कि आखिर आज कुछ है भी नहीं तो भी सर ये पहना। And the last, as I was telling you, the last and the most surprising thing which he observed that day in his school was the presence of the villagers। और सबसे आखिरी और जो सबसे आश्चर्यजनक चीज, वही गांव वालों की उपस्थिति। हौजर थे, बूढ़े हौजर थे, पुरान पहले के पोस्टमास्टर थे, मेयर थे, सब भूतपूर्व यानी बूढ़े बूढ़े लोग, वो सारे लोग थे। उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है। अभी वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि एम हेमल साहब अपने चेयर से उठे और उन्होंने घोषणा कर दी कि देखो, दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन होने वाला है, क्योंकि एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। ये 2 जिले कब्जे में थे। कहाँ के 2 जिले हैं? फ्रांस के। कौन कौन, क्या क्या नाम है? अल्सास और लॉरेन। और इन दोनों पर कब्जा किसका था? जर्मनी का। तो कहा गया, और ये फ्रेंच कहाँ का रहने वाला था? अल्सास का। तो कहा गया कि इन 2 जिलों में अब बिल्कुल भी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब हर हालत में क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन। ये बड़ा दुखी, इसने एक मौका खो दिया था। सर
ने कहा कि भाई थोड़ा ग्रामर जो पढ़ने को कहा गया था, याद करने को कहा गया था, क्या याद करने के लिए कहा गया था? पार्टिसिपल्स। तो कहा वो सुना दो, लेकिन इसने किया ही नहीं था। किया नहीं था तो स्वाभाविक रूप से ये सुना भी नहीं पाया, अकबका गया। आपके साथ भी जिंदगी में ऐसी घटनाएं हुई होगी, आपने होमवर्क तैयार नहीं किया और सर ने पूछ दिया, तो आप अगर सर बहुत ही मॉडरेट है, बहुत ही अच्छे स्वभाव के, हमने दयालु टाइप के, वो ज्यादा फिक्र ये नहीं करेंगे। लेकिन जो बड़े स्मार्ट और बड़े सख्त हैं वो समझ जाएंगे कि आप उनको बेवकूफ बना रहे हो। उर्दू फारसी आप बकने लगते हो, इधर उधर की बातें मैंने चाहते हो किसी तरह मिला जुला करके ये दर्शा देंगे हमने किया तो है, लेकिन कुछ कुछ बोल रहे। तो ये समझ गए सर एम अहमद कि ये इसने तैयार नहीं किया। तो वो क्या कहते हैं, फ्रेंड्स सी व्हाट यू हैव डन। जानते हो हमने हमेशा क्लास में भी इस बात को कहा है कि आपके और मेरी जिंदगी में अगर सबसे जहरीला कोई वर्ड है वो है प्रोकास्टिनेशन, यानी अपने काम को कल पर टाल देना। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, और वो कल कभी आता नहीं, आपकी जिंदगी भले बर्बाद हो जाती है। यही हाल किसके साथ हुआ था? फ्रेंच के साथ। यही बात एम हैमल भी कहते कि तुमने अपने हर काम को कल पर टाला, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज तुम कहीं के नहीं हो। एक वो, एंड इट इज नॉट ओनली यू हु इज टू बी ब्लेम्ड, केवल तुम ही नहीं हो जिसको दोष दिया जाए। योर पेरेंट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू आर टूडे। तुम्हारे पापा भी मम्मी भी इसके लिए, क्योंकि तुम्हारे पढ़ाई के जगह पर उनको तुम्हारा काम पसंद था, तुम कुछ काम धंधा कर लो जिससे कुछ कमाई हो जाए, तो वो भी जिम्मेदार थे। और मैं खुद भी जिम्मेदार था कि तुम्हें पढ़ाने के जगह पर मैं कभी कभी मछली मारने चला जाता था, पौधों में पानी दिलवाता था तुम लोगों से। यानी कि ये एक टीचर के तौर पर मेरी जिम्मेदारी नहीं थी जो मैंने ये सारी चीज। उसके बाद एम हैमल एक एक करके सारी बात समझाते हैं। ये भी समझाते हैं कि अपनी भाषा की पकड़ बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी भाषा ही एक ऐसी चीज है जो आपके गुलामी के जंजीर से आपको मुक्ति दिलाता है। उसमें जो ताला, आपके कैद कक्ष का जो ताला है, उस ताले की चाबी है जिससे आपको मुक्ति मिलती है। जिसने अपने भाषा खो दी उसने अपनी आजादी भी खो दी। अपने देश में फैशन चला है अंग्रेजी बोलने की, अंग्रेजी में लिखने की। आपकी अंग्रेजी आपके दक्षता को बताता है, ज्ञान को दर्शाने लगता है, जिसका नतीजा क्या होता है कि आप सोचते हो अरे जो अंग्रेजी बोल पाता है वो बहुत बड़ा विद्वान है। भाई भाषा है केवल वो विद्वता का परिचायक नहीं है। मैथ्स में आप कितने जबरदस्त हो वो मायने रखता है। आप बंगालियों के बीच में रहोगे, बंगला बोलने लगोगे, इसमें कौन सी विद्वता आप में आ गई? दैट्स नॉट। लेकिन खैर चंद दो, हम लोग उसकी चर्चा नहीं कर। वो कहते हैं कि आपको फ्रेंच की तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो अपने लेवल पर, क्योंकि अब तो मना ही हो गई। खैर उसके बाद एम हैमल आगे बढ़ते हैं, उनकी तैयारी चल रही है। लास्ट में ये कहता है फ्रेंच कि कितना हृदय विदारक वो दृश्य था। हॉजर साहब जो बूढ़े थे वो अपना प्राइमर होता है प्राइमरी स्कूल में, मैंने क ख ग घ ABCD ये सब पढ़ने वाली किताब जो होती है उसको प्राइमर कहा जाता है। तो वो लेकर के पढ़ रहे थे, पढ़ भी रहे थे, रो भी रहे थे। अब सोचो कोई बुजुर्ग आदमी बिलक बिलक के रोए तो उसको देख करके हंसी भी आती है, कभी कभी दया भी लगने लगता है। ये कहता है बड़ा मिक्स्ड इमोशन था हम लोगों का वो दृश्य देख करके। मैं इस क्लास को, अपने लास्ट फ्रेंच लेसन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। क्लास खत्म हो रही है, वो कहते हैं अच्छा एम हैमल 40 वर्षों से उस स्कूल में रहे थे। ये सारी मैंने की जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो सब है। वो कहता है चर्च का घंटा बजा, 12 का घंटा बज गया और एंजेलस की भी आवाज आई। वो एंजेलस क्या होता है? एक प्रेयर है। कैथोलिक जानते हो ईसाइयों में 2 वर्ग होते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। कैथोलिक मान्यता वाले लोग प्रार्थना करते हैं किनकी याद में? भगवान ईसा मसीह के अवतार स्वरूप में, जब से उन्होंने अवतार लिया उसकी याद में 3 वक्त की प्रार्थना होती है, सुबह के 6 बजे, दोपहर के 12 बजे और फिर संध्या के 6 बजे। तो दोपहर का 12 बज रहा था और उसमें वो प्रार्थना भी चल रही थी। यानी सारा चीज वो सर ब्लैक बोर्ड के तरफ मुड़े और उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा विवे ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे। और ये कह करके सर जरा सा भी हमारी ओर ना मुड़े। इसलिए नहीं मुड़े, उनको एहसास था कि अगर मैं अपने बच्चों को देखूंगा, अपने स्टूडेंट्स को देखूंगा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, मैं रोने लगूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने इशारे से कहा कि योर क्लास इज डिसमिस, आपकी क्लास खत्म हो जाती है, यू मे गो नाउ,
अब आप लोग जा सकते हो। इतनी ही कहानी है द लास्ट लेसन की। ज्यादा लंबी चीजों को हम लोग को कवर अप नहीं करना है, लेकिन हमको होप है कि आपने जब पूरी कहानी सुनी तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग अगला लेसन को देखते हैं, वो है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग लिखी गई है अनीस जंग के द्वारा। अनीस जंग, इसमें की पॉइंट्स हम बाद में हम आपको क्या स्क्रीनशॉट के तौर पर की पॉइंट्स दे देंगे, ताकि आप सुविधाजनक ढंग से घर पर देखते रहना कि कैसे क्या होता है, इंपॉर्टेंट सब चीजें हम। अनीस जंग के द्वारा लिखी गई है, उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है, और उस किताब का नाम है, सॉरी एक सेकेंड के लिए मैं उसको ये कर रहा हूं, मेमोरी से उतर रहा है, हाँ, स्टोलन चाइल्डहुड। उस किताब का नाम है स्टोलन चाइल्डहुड। उससे ली गई है ये कहानी लॉस्ट स्प्रिंग। स्वाभाविक रूप से लॉस्ट की हिंदी क्या होती है? खोया हुआ, और स्प्रिंग मतलब बसंत, खोया हुआ बसंत। यानी कि दिस स्टोरी इज अबाउट टू डिफरेंट चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड। ये कहानी उन बच्चों की है जिन्होंने कि अपने बचपने को खो दिया है। यू नो माई चाइल्ड, कि देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन इन वर्ल्ड हु आर डिवॉइड ऑफ ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिंदगी के सब आनंद से क्या होते हैं? दूर रहते हैं। उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई आनंद नहीं है। जब आप होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम मना रहे होते हो, बहुत सारे बच्चे होटल में बर्तन धो रहे होते हैं, अपने मालिकों से पिटाई खा रहे होते हैं, गाली सुन रहे होते हैं। ये दोनों कहानी लॉस्ट स्प्रिंग में दो कहानियां हैं, और ये दोनों कहानियां उसी वर्ग से आने वाले दो अलग अलग बच्चों की है। द ऑथर हैज वेरी ब्यूटीफुली पिक्ड अप टू डिफरेंट चिल्ड्रन, and the name of those two different children are Sahib Alam and Mukesh. They both belong to two different religions. ये दोनों दो अलग अलग धर्म से, एक मुसलमान है और एक हिंदू है। The author has very smartly tried to convince us that poverty is not bound to a particular religion. लेखिका ने बड़ी खूबसूरती से हमें यह समझाने की कोशिश की कि गरीबी और गरीबी का जो दंश होता है वो किसी एक धर्म से जुड़ा नहीं। गरीबी बराबर रूप से मुसलमान को भी प्रभावित करता है और हिंदू को भी। चलो देखते हैं ये कहानी। तो पहला पार्ट है साहिब आलम की। साहिब आलम यानी शॉर्ट में उसको साहब जान लेते हैं। लेखिका कहती है कि मैं उस इलाके से जब मैं गुजरती तो साहब जैसे बच्चों को मैं कूड़ा चुनते हुए देखती थी। तो एक दिन मेरी जिज्ञासा रही, और ये इलाका कौन सा है? दिल्ली का ही एक हिस्सा है, सीमापुरी। सीमापुरी में ये लोग रहते हैं, और ये जो यहाँ सीमापुरी में रहने वाले लोग हैं, ये लगभग ये रेफ्यूजी हैं। ये लोग मूलतः इंडियन नहीं है, बांग्लादेश से आए हुए हैं। 1971 के दरमियान बड़ी अगर हम लोग उसमें चले जाएं तो हमारे पास उतना ऑनलाइन में उतना स्पेस नहीं, ऑफलाइन में तो हम इसको समझाते बड़े डिटेल में जा करके, लेकिन हमारे पास ना आपके पास उतना वक्त है। जानते हो वीडियो देखना लंबा सा, वो थोड़ा सा बड़ा ही सिरदर्द वाली चीज होती है, तो उन सारी चीजों को हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं। एक ऑनलाइन की एक परेशानी तो ये है ही। खैर, तो ये लोग 1971 में बांग्लादेश से शिफ्ट कर करके कहाँ आ गए थे? दिल्ली में। दिल्ली में भी कहाँ? सीमापुरी में। इसकी फैमिली और इसके जैसे बहुत सारे लोग। ये लेखिका ने लिखा लगभग 10,000 लोगों की बस्ती है सीमापुरी, और सारे के लोग क्या करते हैं? कूड़ा चुनते हैं। लेखिका साहब से मिलती है। एक दिन वो साहब को टोकती हैं और पूछती हैं, व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल? तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो साहब जवाब देता है, बिकॉज देयर इज नो स्कूल इन अवर नेबरहुड। हमारे पड़ोस में कोई भी स्कूल है ही नहीं। तो उसका लिटमस टेस्ट लेती हैं लेखिका। लिटमस टेस्ट मतलब जांचने की कोशिश करती हैं कि ये लड़का कहीं ही इज ट्राइंग टू मेक एन एक्सक्यूज और ही इज रियली सीरियस, कि क्या वो कहीं बहाना बना रहा है या वास्तविक में गंभीर है। तो वो पूछती है कि अगर मैं एक स्कूल बनवा दूं तो वो बड़ा ही जवाब बड़ा ही ऐसे स्पॉन्टेनियसली मतलब तुरंत जवाब देता है, मैम तब तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, मैं स्कूल जाऊंगा। 2-4 दिन बीत गए, फिर मैम वहां जाती हैं तो वो भागते हुए मैम के पास आता है और पूछता है, मैम इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल रेडी है?
मैम जान जाती हैं कि इसमें बहुत गंभीरता है, लेकिन पछताती भी हैं कि मैंने इससे ऐसा मजाक ही क्यों किया, क्योंकि स्कूल तो जो मैं बना ही नहीं सकती। तो ये फिर भी बहाना बनाती हैं क्या कि इट टेक्स टाइम टू गेट ए स्कूल बिल्ट, कि किसी स्कूल को बनवाने में समय लगता है। इसी तरह मैंने चोला अपना से संभालती है, अपना दामन को बचाती है। वो आगे निकलती है। एक दिन कहती हैं कि मैंने देखा ये सारे के सारे बच्चे खाली पैर हैं, और साहब से मैंने उसका पूरा नाम भी पूछा कि साहब व्हाट्स योर नेम। तो साहब ने जवाब दिया, मैम माय नेम इज साहेब आलम। साहेब आलम को द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मांड का स्वामी, यानी अगर सामान्य हिंदी में कहा जाए तो परम पिता परमेश्वर। देखो क्या कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ साहेब आलम है फिजिकली, जिसका कि नाम का अर्थ क्या है, ब्रह्मांड का स्वामी, यानी जो दूसरे के रहमो करम पर जिंदा है, वो उसका नाम है परम पिता परमेश्वर, यानी जो सब पर रहम करता। यानी कि नाम में कितना है कि आंख का अंधा और नाम नयन सुख। तो लेखिका सोचती है कि इसको, इसका नाम का अर्थ मुझे नहीं बताना, अगर बता दूंगी तो शायद इसको अपने पर विश्वास भी नहीं होगा मेरे नाम का इतना बड़ा अर्थ हो। खैर, लेखिका आगे बढ़ती हैं। लेखिका इन बच्चों से पूछती है तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो बच्चे बहाना बनाते हैं, बहाना ही बनाते हैं, क्योंकि उसको लेखिका को मालूम है कि ये स्वाभिमान से भरे हुए लवरेज है, ये लोग बोलेंगे नहीं कि वाकई हमें चप्पल नहीं है। तो ये एक बच्चा क्या कहता है कि हम लोगों की माँ ने ना जूते ला करके नहीं दिए घर कमरे से, वो रखा हुआ था, और हम लोग केवल क्या पहनना चाहते, जूते ही पहनना। यद्यपि वो बच्चा जो बोल रहा था उसके ही पैर में 2 कलर के जूते थे। कूड़ा चुनने वाला है, कहीं कहीं से 2 मैंने सेम साइज का मिल गया होगा, लेकिन कलर अलग होगा, पहन लिया था। खैर, तो लेखिका याद करती हैं कि एक आदमी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी 30 वर्षों पहले। उडुपी का रहने वाला था, एक पुजारी का बेटा था, उसके पैर में जूते नहीं थे, तो जूता के लिए माँ भगवती, अब कहोगे आपको कैसे मालूम हो गया माँ भगवती, कहानी में गॉडेस की बात की गई है, तो किसी माँ काली की मंदिर हो, दुर्गा की मंदिर हो, या लेकिन कोई गॉडेस की ही मंदिर है, उसके आगे वो खड़ा होता है और प्रार्थना करता है, हे माँ मुझे 1 जोड़े जूते दिला दो। प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना भी कुछ दिनों के अंदर शायद सुन ली जाती है, उसे 1 जोड़े जूते मिल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद लेखिका कहती हैं, वही बच्चा सुना रहा, वो बच्चा बाद में बाप बन जाता है कि 30 वर्ष के बाद की कहानी। वो कहता है मैम मेरे साथ ये हुआ था, फिर मैं भगवती के पास गया और मैंने फिर से प्रार्थना की, हे माँ आप इतनी दयालु हो कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। एक प्रार्थना और है कि ये मेरा जो जूता है ना तो कभी फटे ना ही खोए, क्योंकि दोबारा फिर ये जूता मुझे कब मिलेगा। यानी एक जूता होना एक महत्वाकांक्षा हो गई उन लोगों के लिए, एक बड़ी एम्बिशन हो गई। तो खैर, लेखिका कहते हैं 30 वर्षों के बाद मैं उडुपी जाती हूँ और उसी आदमी के बच्चे को मैं देखती हूँ, कई जोड़े जूते, घर की स्थिति बहुत सुंदर, लेकिन वहीं पर साहब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी पीढ़ियां खत्म हो गई, लेकिन उनके नियति में अंतर नहीं आया, उनके भाग्य में अंतर नहीं आया। वो अभी भी गरीब हैं, पहले भी गरीब थे, और शायद जिस ढंग से चले जा रहे आगे भी गरीब ही रहेंगे, यानी उनके किस्मत में कोई बदलाव होने वाला नहीं। लेखिका एक दिन साहब को एक टेनिस कोर्ट के बाहर देखती हैं, तो वो टोकती हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहते हैं मैम मुझे ये टेनिस बहुत प्यारा लगता है, गेम मुझे बहुत पसंद है। लेखिका ने गौर किया, उसके कपड़े तो पुराने लेकिन उसके पैर में जूते नए हैं। वो समझ गई कि इसको कहीं ना कहीं से जूता, भले किसी का छोड़ा हुआ हो, लेकिन जूता मिल गया है। लेखिका उस पर ज्यादा ये नहीं कर। आगे कुछ दिनों के बाद लेखिका क्या देखती हैं, उसके हाथ में एक स्टील का बर्तन है। तो लेखिका पूछती है कि तुम क्या करते हो अभी। तो वो जवाब देता है, नाउ आई वर्क एट ए टी स्टॉल। मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, एंड दे गिव मी 800 रुपीज पर मंथ एंड ऑल टाइम्स मील। मेरे चारों वक्त यानी जितना खाता होगा उसका खाना वो देते हैं चाय दुकान वाले, और 800 रुपया। देखो, जबकि ये कहानी है ना, उस समय के हिसाब से ये एक अच्छी खासी रकम थी अनपढ़ गंवार लोगों के लिए। हाँ, एक अच्छी खासी रकम थी। लेकिन लेखिका ने क्या ऑब्जर्व किया, द ऑथर ऑब्जर्व दैट द साहब हैड लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। साहब का जो मस्ताना अंदाज था
वो गुम हो चुका था, खत्म हो चुका था, उसमें वो कोई मस्ती नहीं दिख रही थी, क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम एज वेल, उसने अपने आज़ादी भी खो दी थी। अर्लियर ही वॉज हिज ओन मास्टर बट नाउ ही इज वर्किंग एट द टी स्टॉल, पहले वो खुद का मालिक था लेकिन अब वह एक चाय के दुकान पर काम। इतना ही था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है मुकेश के बारे में। मुकेश फिरोजाबाद का रहने वाला एक बच्चा है। मुकेश के परिवार के सारे सदस्य बैंगल मेकर से चूड़ी के उद्योग में काम करते हैं, चूड़ी बनाते हैं। और आप सारे बच्चों को ये मालूम है कि जो फिरोजाबाद है वो फेमस है किसके लिए? चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है, अपने चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है। तो सारे के सारे लोग चूड़ी उद्योग में काम करते हैं। लेखिका लिखती हैं कि मैं मुकेश से मिलती हूँ, मैंने देखा कि मुकेश में एक अलग सी आग दिख रही है, एक अलग सा जोश दिख रहा है। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। तो मैंने उससे पूछा, मुकेश तुम क्या करना चाहते हो? तो ही आंसर्ड, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। मैं क्या बनना चाहता हूँ? मोटर मैकेनिक, क्योंकि मैं सड़ी गली सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहता। हमारे यहाँ लोग सूदखोर महाजनों से पैसा ले लेकर के चूड़ियाँ बनाते हैं और इस चूड़ी बनाने के क्रम में कई लोगों की आंखें चली जाती हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लेकिन हासिल कुछ नहीं, वही गरीबी, वही कर्ज, वही जिल्लत की जिंदगी उन्हें हासिल होती है। ये वो कहता है, इसलिए मैं निश्चित रूप से चूड़ी तो नहीं बनाऊंगा, मैं खुद का मालिक बनूंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। लेखिका एक दिन उसके घर जाती है, देखती है उसकी भाभी के आंख में आंसू है, लेकिन वो आंसू किसी दुख के वजह से नहीं, वो चूल्हे के धुएं के वजह से उसके परात में ढेर सारा पालक रखा हुआ है, सब कुछ। वो विजिट करती है उस मोहल्ले को, देखती हैं चारों तरफ गंदगी बजबजा रही है, कीड़े बजबजा रहे हैं, दरवाजे टूटे हुए, खिड़कियां जीर्ण शीर्ण, मैंने कुल मिलाकर के स्थितियां क्या थी? बहुत ही खराब थी। लोग समझो जैसे पूरा पाषाण कालीन युग में जी रहे हो, प्री हिस्टोरिक एज में रह रहे हो, प्रागैतिहासिक काल में। जानवर और मनुष्य एक साथ, खाट पर मालिक सोया है तो खाट के नीचे बकरी पाठा बंधा हुआ है। मैंने कुल मिला करके जिंदगी नारकीय थी। वो वहां जाती हैं तो वहां के लोगों से ये बात भी करते हैं कि आप लोग कोई सहकारिता कोऑपरेटिव टाइप की कुछ क्यों नहीं बनाते हो और आपस में एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ो। आप जो ये बिचौलियों के जुल्म के अंदर, पुलिस वालों के जुल्म के अंदर, नेता लोगों के जुल्म के अंदर पीछे जा रहे हो, इससे मुक्ति के लिए एक ही रास्ता है, आप लोग को एकजुट होना होगा और एक सहकारिता, आपस में एक छोटा सा बैंक बना लो और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करो। तो ये लोग जवाब देते हैं, मैम अगर हम लोग ऐसा करना चाहते हैं तो हम लोगों को आतंकवादी कहा जाता है, नक्सली कहा जाता है और हमें जबरदस्ती इन लोगों के इशारे, जो अमीर लोग हैं इन लोगों के इशारे पर जेल भेज दिया जाता है। लेखिका बहुत द्रवित होती है, बहुत ही उनको बुरा लगता है। फिर लेखिका वही मुकेश से एक फिर से लिटमस टेस्ट लेती है, जैसे साहब वाले केस में हुई कि साहब से उसने पूछा अगर मैं स्कूल बनवा दूं, तो मुकेश से भी पूछती है कि मुकेश तुम कैसे मोटर मैकेनिक बनोगे, कैसे सीखोगे कार चलाना, क्योंकि यहाँ से गैरेज तो काफी दूर है। तो एक फर्क यहाँ मुकेश के अंदाज में है और वो फर्क ये है, ही इज डिटरमाइंड। And my child, you must be remembering once I had told you that if a boy, if a person, anybody he or she, whoever he or she be, अगर उसमें 3D आ गया ना, डिटर्मिनेशन, डिवोशन और डेडिकेशन, वो लंगड़ा भी है तो भी हिमालय पर चढ़ जाएगा। इसमें डिटर्मिनेशन जबरदस्त है। और वो डिटर्मिनेशन क्या है? वो डिटर्मिनेशन ये है कि मैम मुझे पैदल चलना पड़े, मीलों तय करना पड़े दूरी, लेकिन मैं जाऊंगा, लेकिन मैं कार चलाना सीखूंगा। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी ए बैंगल मेकर। दैट्स ऑल माई स्टूडेंट्स, इतना ही। आई होप आप सारे दोनों वीडियो, थोड़ा लंबा तो होगा ही क्योंकि 2 चैप्टर्स को कवर अप किया गया है, लेकिन अगर आप इसको सुनोगे, समझोगे तो समग्र आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, एमसीक्यू भी आपसे आराम से बन जाएगा। देखते हैं, इसको भेजा जा रहा है स्क्रीनशॉट के लिए, आप इसको देख लो।